वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज एम्प्लॉयमेंट लॉ के अंदर यूनिट सेकंड के अंदर जो आज हम टॉपिक ले रहे हैं वो है अपना पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। जैसा कि नेम से क्लियर है, यहाँ पे हम वेजेस के पेमेंट की बात करेंगे। ये जो एक्ट है 1936 में आया था, इसके हम पार्ट फर्स्ट की यहाँ बात करेंगे। जब हम पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो पेमेंट ऑफ वेजेस के रिगार्डिंग इस एक्ट में बोला गया है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो वेजेस का जो टाइम है, पेमेंट का पीरियड जो है, वो वेजेस का जो अनऑथोराइज डिडक्शन है वो ये सब चीज़ें क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, तो ही आपका जो है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 का जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा होगा। यदि हम देखें तो ये जो एक्ट है ये कहाँ अप्लाई है, उन सभी फैक्ट्रीज़ पर, उन सभी इंडस्ट्रीज़ पर, उन सभी एस्टेब्लिशमेंट पर जो सेक्शन 2 ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 आते हैं, उन सब पर ये अप्लाई है। जब ये एक्ट आया था 1936 में, उस समय जब हम वेजेस की लिमिट देखें तो वहाँ पे वेजेस की लिमिट रखी गई थी 1600 पर मंथ। 1600 पर मंथ का मतलब ये हुआ कि मिनिमम 1600 पर मंथ या उससे अबो जो हैं वर्कर जो हैं उनको इस एक्ट के अंदर जो है रखा जाएगा। इस एक्ट की यदि हम बात करें कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट जो है, जो दिल्ली के अंदर आपको पता ही है सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहाँ पे अलाउंसेस वगैरह अधिक होते हैं, तो वहाँ पे मिनिमम वेजेस जो है सबसे ज़्यादा कहाँ रखी गई थी, दिल्ली के अंदर रखी गई थी। यदि हम इस एक्ट की बात करें तो इस एक्ट के हम साइलेंट फीचर में आए तो सबसे पहले ये बात बोली गई है कि हमें वेजेस का पेमेंट क्या करना है, टाइमली पेमेंट करना है। टाइमली पेमेंट में यदि हम देखें कि यदि वर्कर के ये नंबर ऑफ वर्कर यदि फैक्ट्री में 1000 से कम है तो हमें एवरी मंथ, जैसे अप्रैल की सैलरी है तो 7 मई तक, ठीक है ना, या उससे पहले हमें उसका पेमेंट करना है। और नंबर ऑफ वर्कर यदि 1000 से ज़्यादा हैं तो इस 7 तारीख को बढ़ा के 10 तारीख तक हम कर सकते हैं। नेक्स्ट मंथ की 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ हम कर सकते हैं। सपोज़ आपकी अप्रैल की सैलरी है तो 10 मई से पहले हमें इसका पेमेंट करना होगा। इसमें टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस के अंदर नंबर ऑफ वर्कर की लिमिट के बेस पर 7th एंड 10th ऑफ द एवरी मंथ जो रखा था, ये टाइम स्पेसिफाइड किया गया था। जो इस टाइम पर वेजेस का पेमेंट नहीं करते उन पर इस एक्ट के अंदर पेनल्टी भी है। फिर हम बात करेंगे कि वर्कर को जो पेमेंट होगा वेजेस का, उसमें अनऑथोराइज डिडक्शन नहीं होनी चाहिए। अनऑथोराइज डिडक्शन का मतलब ये हुआ कि यदि वर्कर, यदि सपोज़ मान लीजिए किसी मटेरियल का लॉस्ट है, गुड्स का लॉस्ट है, तो उसकी होलसेल प्राइस तक ही आप उसकी डिडक्शन कर सकते हो। आप उसका ये 2 टाइम्स 3 टाइम्स 2 गुना 3 गुना इस तरीके से आप अनऑथोराइज डिडक्शन नहीं कर सकते। तो जो परमिजेबल डिडक्शन है वही आप लेबर की कर सकते हो, उसके अलावा आप कोई डिडक्शन नहीं कर सकते। तो इस एक्ट के अंदर ये बोला गया था, ए वर्कर हु इज आइदर नॉट बीन पेड इन ए टाइम और अनऑथोराइज डिडक्शन, कि यदि वर्कर को जो टाइम डिसाइड किया गया है उस पर पेमेंट नहीं मिल रहा या फिर अनऑथोराइज डिडक्शन उसकी सैलरी से की जाती है, तो वो फाइल कर सकता है क्लेम ट्रेड यूनियन के थ्रू या फिर इंस्पेक्टर के थ्रू क्या कर सकता है, फाइल कर सकता है। और यहाँ पे जो आपकी अथॉरिटी रहेगी पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर, जिसका अपॉइंटमेंट होगा, वो इस चीज़ को चेक करेगी और उसकी सुनवाई हियरिंग होगी और उस पर जो फाइनल डिसीजन जो प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ लेबर कोर्ट, जिसको हम जज बोलते हैं, लेबर कोर्ट का जज है, वो उस डिसीजन को देगा। फिर हम बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी की। जब एप्लीकेबिलिटी की हम बात करते हैं तो हम थोड़ी देर पहले जब हमने एक्ट के बारे में पढ़ा था, हर फैक्ट्री में, रेलवे में, सब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी जो आपके एस्टेब्लिशमेंट हैं, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उनकी जो नोटिफिकेशन के थ्रू एक्सटेंड कर सकती है कि कौन से जो क्लास ऑफ एम्प्लॉई हैं वो इसके अंदर इंक्लूड हैं, कौन से क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है वो इसके अंदर इंक्लूड होंगे। तो एप्लीकेबिलिटी जो होती है वो उसका डिसीजन कौन लेती है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट लेती है। फिर हम बात करेंगे किसकी, एलिजिबिलिटी की। जैसा कि हमने सबसे पहले समझा था कि इस पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर जिन वर्कर की वेजेस 1600 पर मंथ या उससे ज़्यादा थी जब ये एक्ट आया था, उनको इसके अंदर एलिजिबल रखा गया था। बेनिफिट की हमने बात की थी कि टाइमली और रेगुलर पेमेंट ऑफ वेजेस होना चाहिए। एवरी मंथ 7th और 10th की हमने बात की थी, ठीक है ना। इसके अलावा हमने प्रिवेंटिंग अनऑथोराइज डिडक्शन की हमने बात की थी कि वेजेस में से अनऑथोराइज डिडक्शन जो है वो नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं यदि टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस नहीं हो रहा है या फिर अनऑथोराइज डिडक्शन होता है तो इन दोनों
के केस में जो पैनल प्रोविज़न है, पेनल्टीज़ जो हैं वो 2000 से लेके आपकी 200 रुपये से लेके 1000 रुपये तक है। और यदि इस चीज़ को वो रिपीट करते हैं तो पेनल्टी को 200 से बढ़ाकर 500 और 1000 से बढ़ाकर 3000 जो है वो किया जा सकता है। और यदि पेमेंट होता है वेजेस के अंदर डिले तो वहाँ पे 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से डिले का चार्ज भी लगाया जाता है। हम ये देखें, जब भी कोई लॉ अप्लाई होता है तो उसकी जो पेनल्टीज़ रहती हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जब अपना मोटर व्हीकल एक्ट आया था तो सब स्टार्टिंग में इसकी पेनल्टी कम थी, लेकिन अब अमेंडमेंट करके इसकी पेनल्टीज़ को बढ़ाया गया है। तो आप देखिए मोटर व्हीकल एक्ट जो है कितने अच्छे से लागू हुआ है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमने पेनल्टीज़ को बढ़ाया, पहले वाली पेनल्टीज़ थी उसको बढ़ाया है। तो पेनल्टी टाइम के साथ अमेंडमेंट होते रहते हैं। हमारे सिलेबस के अंदर अमेंडमेंट नहीं दिए हैं तो हम इतना डिटेल में अमेंडमेंट नहीं पढ़ेंगे, हम खाली पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन बनता है कि सर ये जो एक्ट था 1936 में आया था, क्या 1936 से पहले लेबर के पेमेंट्स के रेगुलेशंस के लिए कोई एक्ट नहीं था? तो इसका आंसर आता है नहीं। 1925 में जो प्राइवेट बिल जो था, जिसको हम वीकली पेमेंट बिल बोलते हैं, उसके हिसाब से वेजेस की पेमेंट के लिए बोला गया था। फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर किया गया था। इसके अंदर ये भी बताया गया था कि जो बिल बनेगा, आपका वीकली बिल बनेगा, उसके हिसाब से जो वर्कर हैं उनकी सैलरी जो है डिसाइड होगी। बाद में इसको परमिशन भी दी गई। फिर हम बात करेंगे कि यदि वर्कर को वेजेस का पेमेंट नहीं होता है, उसके अकाउंट से डिडक्शन होती है, तो उसी समय जो रॉयल कमीशन था उन्होंने लेबर पर अपने कुछ सजेशंस दिए थे, रिकमेंडेशंस दिए थे। उनकी यदि हम बात करें तो उन्होंने बोला था कि चिल्ड्रन शुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फाइन इम्पोज्ड बाय द एम्प्लॉयर। चिल्ड्रन का मतलब आप समझ गए कि वो जिनकी एज 15 साल से कम है उन पर किसी भी तरीके का कोई फ़ाइन नहीं लगाना चाहिए। फिर हमने ये भी देखा था मिनिमम अमाउंट विच कुड बी डिडक्टेड बाय वे ऑफ फाइन शुड नॉट एक्सीड, कि यहाँ पे जो हम एक महीने के अंदर, ठीक है ना, हम वर्कर का जो डिडक्शन कर सकते हैं उसकी मिनिमम अमाउंट फिक्स होना चाहिए। इससे क्या होगा, अनऑथोराइज जो डिडक्शन नहीं होगी, वर्कर भी श्योर रहेगा कि मेरी डिडक्शन कितनी होगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया था कि एम्प्लॉय को बेनिफिट देने के लिए उनसे जो फ़ाइन हम कलेक्ट करेंगे वो हम एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए क्या रहेंगे, यूज़ में लेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जो फ़ाइन से जो भी पैसा आएगा वो एम्प्लॉय के लिए ही यूज़ में आएगा। लीगली हम एम्प्लॉय के लिए जो वर्क करेंगे उनके लिए हम यूज़ में लेंगे, उसको हम और कहीं यूज़ में नहीं लेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया था कि मान लीजिए कोई गुड्स डैमेज होती है तो उस गुड्स का जो होलसेल प्राइस है वही जो है पेनल्टी की फॉर्म में लिया जा सकता है। ये नहीं है कि आप उसके होलसेल प्राइस का 2 गुना 3 गुना 2 टाइम 3 टाइम जो है वो आप ले रहे हैं। इसके अलावा डिडक्शन जो बोली गई थी हाउसिंग अकोमोडेशंस की, जो डिडक्शन में बी मेड ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविज़न ऑफ हाउसिंग अकोमोडेशन, टूल एंड रॉ मटेरियल, उसको बोला गया था। इसके अलावा डिडक्शन जो की गई थी इम्पोजिशन ऑफ एनी फाइन, डिडक्शन मेड विच इज़ नॉट परमिटेड, की ऐसी डिडक्शन जो परमिटेड नहीं थी उनको हटाया गया था। तो लेबर की जो कंडीशंस को सुधारने के लिए जो रॉयल कमीशन ने जो बिल दिया था वो एक बेस बना था इस एक्ट का, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का। ये जो बिल था ये 1933 में लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ था। और ये जो एक्ट जो था आपका पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ये आपका 31 मार्च जो है आपका 21 मार्च 21 मार्च 1936 को ये जो है अप्लाई हुआ था। और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट भी आए हैं। जैसे हम देखें अमेंडमेंट 1937 में आई हैं, 1957 में आई हैं, 1964 में, 1976 में। हमारे सिलेबस के अंदर अमेंडमेंट नहीं है तो अमेंडमेंट में हम इतना नहीं देखेंगे, ठीक है ना। और जो अमेंडमेंट लास्ट है वो 1936 में आया था। तो हमने यही देखा कि इस एक्ट का यही ऑब्जेक्ट है कि हम जो वेजेस का पेमेंट है उसको हम क्या करें, रेगुलेट कर सकें, ठीक है ना। क्लास ऑफ एम्प्लॉय के लिए हम रेगुलेट कर सकें, ठीक है ना। डेट ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस को हम फिक्स कर सकें, जो डिडक्शन है, जो फाइन है, उसका अमाउंट भी हम फिक्स कर सकें। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अनऑथोराइज डिडक्शन रुकेगी, वर्कर को जो है पूरी पे मिलेगी। तो कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे वर्कर क्या कॉन्फिडेंटली होके काम करेंगे। और जब वर्कर कॉन्फिडेंटली होके काम करेंगे तो उनका रोल प्रोडक्टिविटी में भी इंक्रीज़ होगा। और आपको पता ही है कि जो
वेजेस है वो वर्कर के मोटिवेशन का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। यदि वो टाइमली पेमेंट होती है तो वर्कर मोटिवेट होकर वर्क करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है वो लेबर के बेनिफिट के लिए लाया गया था। उसके ऑब्जेक्ट्स भी पूरे हुए, क्योंकि वहाँ पे पेनल्टीज़ वगैरह हमने पढ़ी कि यदि इनके जो सेक्शंस जो हैं उनको यदि हम फॉलो नहीं करेंगे तो वहाँ पे पेनल्टीज़ का भी प्रोविज़न है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का पार्ट फर्स्ट पढ़ा है। हम पार्ट सेकंड के लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम पेमेंट ऑफ वेजेस से कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।